सो हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव मलिक और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और मैं वो आपको सोल्व कराऊंगा बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। और ये 2024 का सेट 1 का पेपर है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। If the sum of the zeros of the polynomial px is equal to 2x square minus k under root x plus 1 is root 2, then find the value of k। हमें इसमें एक इक्वेशन दी गई है और सम ऑफ जीरोस भी दिए गए हैं उस पोलिनोमियल के। सो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। इस इक्वेशन में b क्या क्या है? इस इक्वेशन में b हमें दिया गया है माइनस के, b इज इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट 2। और जो a की वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमें 2। और सम ऑफ जीरोस भी गिवन है हमें इसमें। सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है अंडर रूट 2। सो अब इसे सोल्व करते आगे। इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, जो इसका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है इसमें हमें जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है और बाकी हमें कुछ नहीं करना। सो इसमें वैल्यू पुट करते चलो, माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। सो ये आता है इसके बाद के अंडर रूट 2 अपॉन, ये प्लस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। सो इसमें अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया। सो के की वैल्यू जो हमारे पास बची वो है हमारे पास 2। सो के इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम इज। हमें एक प्लेयर की प्रोबेबिलिटी दी गई है विनिंग की जो कि है 0.79 और हमें उसकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी सबकी 1 होती है और जो विनिंग की दी गई है हमें 0.79, और तो हमें 0.1 में से 0.79 माइनस करके आंसर देना है जो कि है 0.21। ऑप्शन में 0.21% भी दिए हुए। कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं कि 0.21 की जगह 0.21% टिक करके आ जाते हैं, तो हमें ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं अपने। तो चलो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। सो हमें इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 है और रियल भी है और इक्वल, उसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, हमें ये बताना है। सो देखते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट डेट इज b square minus 4ac is equals to 0, where a comma b comma c are real and a is not equals to 0, then roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are real and equal। सो हमें बताया अगर डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल है तभी उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। सो अब हमें बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखना है। उसके बाद हमें ऑप्शंस में दिए गए ए सी। देखो ऑप्शंस में क्या क्या है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी,
ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन 4, सी इज इक्वल टू बी अपॉन 4। तो हम इसे रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, -4ac इज इक्वल्स टू -b²। सो ए सी इज इक्वल्स टू b² अपॉन 4, और यही हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, इसमें हमें दिया गया है इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7 एन टर्म ए एन इज इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज एस एन इज इक्वल टू 2093 अपॉन 2, देन एन इज इक्वल टू एन। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, हमें सम ऑफ एन टर्म भी दे रखे है, और जो एन टर्म है वो हमें दी गई हुई है। तो चलो करते हैं। सो एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन प्लस n-1 अपॉन टी। ये एन टर्म का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमें एन टर्म दी गई है जो कि 84, उसके बाद 7 प्लस n-1d। ये 7 को उधर माइनस करेंगे, 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 77 इज इक्वल्स टू n-1d। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n-1d। ये एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। सो 2093 अपॉन 2, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, जो कि है सम ऑफ एन टर्म्स। उसके बाद n अपॉन 2 एंड 2 इंटू 7 हमारी फर्स्ट टर्म है, प्लस में n-1 ब्रैकेट d। हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें n-1d की वैल्यू दी गई थी हमें 77। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2093 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 7 × 2 14 और प्लस में 77, जो कि हमें दी गई थी पहले से ही वैल्यू। सो 2 से 2 गया, 2093 इक्वल्स टू n एंड 77 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 91। सो n इज इक्वल्स टू 2093 अपॉन 91, जो कि होता है 23। सो यही हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल्स टू 18a² b⁴ एंड q इज इक्वल्स टू 20a³ b², वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। a एंड b प्राइम नंबर्स है और p एंड q पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। सो पहले चलो इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। 18 2 से गया 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। सो 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब प्राइम फैक्टर करते हैं 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 से गया 10, 2 से 5, 5 से 1। 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 2 स्क्वायर। ये हमारे 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब p इज इक्वल्स टू क्या था, 2 इंटू p की वैल्यू थी हमारे पास 2 इंटू 3 स्क्वायर a² b⁴ एंड q इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू a³ एंड b²।
सो अब हम इनमें से जो भी जिनकी हाईएस्ट पावर होगी उन्हें कॉमन ले लेंगे और इनका एलसीएम तो हमारे पास आ ही चुका है। सो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 ए की पावर 3 एंड बी की पावर 4। ये हमारा एलसीएम है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आता है हमारा 180 ए क्यूब B4। हमारे ऑप्शन में पहले से ही दिया हुआ है 180 ए क्यूब B4। हम ए क्यूब B4 भी देख सकते हैं, बाकी किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो पर फिर भी हमें सोल्व करके देखना चाहिए। काफ़ी सारे ऑप्शन में दिया रहता है कि ए क्यूब B4 की वैल्यू भी हमें पहले से दी है। सो अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर, जो कि है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस। ए की वर्टिस दी गई, बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए गए, सी के भी दिए गए, लेंथ ऑफ AD फाइंड करनी है हमें। सो पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल बन गया A B एंड C। इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, सी के हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए 0,0, बी के हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6,4 एंड जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स है वो है 5,-6। एंड अब AD इज द मीडियन, और जो AD जो है वो मीडियन है ट्रायंगल ABC में। सो इसको हम D मान लेते हैं। इसके पॉइंट्स हमें नहीं पता, हमें AD के पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। सो अगर हमें AD के पॉइंट्स निकालने हैं, देखो हमें बेसिकली निकालनी है ये मीडियन की लेंथ, AD की हमें लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स होने ज़रूरी है। और D के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक होता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लिया और इसको y2। सो पुट करते हैं वैल्यू 0 प्लस 6 अपॉन 2, और ये क्या हो गया, ये 4 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 2। सो इससे हमारे मिड पॉइंट आ चुके हैं, जो कि है 6 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2। इसे कर देंगे 16 आगे, ये आ गए हमारे 3,2। ये हमारे मिड पॉइंट आ गए इसके। अब निकालते हैं, अब मिड पॉइंट तो आ चुके हैं हमारे, जो कि है हमारे 3,2। ये x, y की वैल्यू आ गई। सो अब हम वो लेंथ जो हमें फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम इसमें यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेसिकली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये y1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो अब वैल्यू पुट करते हैं x की इसमें और y की, अंडर रूट 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये थी ना वैल्यू, इसकी 3 थी और इसकी 5, प्लस 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये करेंगे, उसके बाद इन्हें सोल्व कर देंगे। अंडर रूट 3 माइनस 2 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 8 का स्क्वायर 64। सो इसे सोल्व कर देंगे, इन्हें प्लस करके अंडर रूट 68 हमारा आंसर आ गया। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें हमें क्या दिया गया है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें इसके सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या क्या होती है इसकी वैल्यू? सेक थीटा, हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 10th क्लास में ही पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। और हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। सो चलो सोल्व करते हैं इसको आगे। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। सो हम वही प्रॉपर्टी इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करने वाले हैं, जो कि है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम सेक थीटा टेन थीटा को इधर रखेंगे और जो माइनस वाला है हम उसे दूसरी साइड भेज देंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, जो कि है m। सो sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसमें हम नंबर्स दिए गए 1 4 7 9 16 21 एंड 25। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम रिमेनिंग। हमें इसमें नंबर्स दिए गए, उसमें से प्राइम जो इवन नंबर्स है उसने रिमूव करना है और फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है फाइंड गेटिंग अ रैंडम प्राइम नंबर। सो पहले नंबर लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिए गए हैं। 1 4 7 9 16 एंड 21 25। ये हमें नंबर्स दिए गए। इनमें से हमें इवन नंबर को रिमूव कर देना है। सो इवन नंबर हटा देते हैं इनमें से। 1 7 9 21 एंड 25 ये रिमेनिंग नंबर्स बच गए। इनमें से प्राइम नंबर्स बताने हैं हमें। प्राइम नंबर्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स वो कितने होंगे? 7। सो 7 ही एक प्राइम नंबर, सो वो हो गया हमारे 1, एक ही प्राइम नंबर है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे हमारे पास 5। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1 अपॉन 5, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन 5। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिया गया है फॉर सम डाटा x1 x2 डॉट xn with the respective frequency f1 f2 dash 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 and the value of summation fi ब्रैकेट xi माइनस x बार। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो इसमें हमें जो ये दिया गया है समीशन n1 fi xi माइनस x बार, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले हमें मीन का एक फॉर्मूला बताया गया था, जो कि होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। ये मीन का फॉर्मूला है। सो अब इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके देखते हैं। रीअरेंज द फॉर्मूला, जो कि उसके बाद आता है समीशन fi एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन fi xi। उसके बाद करते हैं fi xi माइनस x बार इज इक्वल्स टू समीशन fi xi
माइनस समीशन एफ आई एक्स बार। सो हमने जो ये दिया गया था हमें, हमने इसका ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, मीन की जो वैल्यू होती है। करते हैं समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस समीशन एफ आई, और जो इसकी मीन की वैल्यू होती है वो होती है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। सो समीशन एफ आई से समीशन एफ आई कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस समीशन एफ आई एक्स आई। ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें क्या फाइंड करना है? द वैल्यू द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। सो हमें उसका जीरोस का एक फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी होता है। और इसमें जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम मान लेते हैं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल्स टू 5/4, जो कि माइनस बी अपॉन ए ही होता है। तो माइनस बी की वैल्यू 5 और 4 अपॉन में। अब उसके बाद करते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों ही जीरो से इक्वेशन के, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश और बीटा डैश की हमें वैल्यू पहले से ही दी गई है, और इसकी भी इसे माइनस पी लिख लेते हैं। एंड 2 5/4, सो माइनस पी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5/2। एंड पी की वैल्यू जो होगी, पी की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के 5/2। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो पी की वैल्यू माइनस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या पूछा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3 माइनस 5, एक पॉइंट दिया गया है जो कि है 3, -5, और एक दूसरा पॉइंट दिया गया है जो कि है x, -5, एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है ए बी वो है 15। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक लाइन है कि इसमें ये 3, -5 एंड x, -5 एंड डिस्टेंस इज 15। सो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं। चलो, ये होगा 15 इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 और x1 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 15 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो 15 इज इक्वल्स टू √x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, जो ये है इसके स्क्वायर से इसकी रूट को कैंसिल कर देंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन दिए गए हुए, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो हम करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। जो 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके ओपन करेंगे अब x माइनस 3 का। सो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है।
अब इसे कर सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 2 5 इजक्वल टू 0। इसे रीअरेंज करके लिखते हैं सेंटर इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 2 1 6 इजक्वल्स टू 0। अब देखो ऑप्शंस में हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है। 18 12 माइनस 12 18 18 5। सो हम ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करते हैं। 18 और 12 पुट करके देखते हैं इसके अंदर, तभी तो 6 आ रहा है इसका। सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 2 1 6 इजक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लेते हैं इसमें से। x कॉमन लेने के बाद x प्लस 18 माइनस इसमें से हम 12 कॉमन लेते हैं। x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 ब्रैकेट x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू माइनस 18। सो 12 और माइनस 18 हमारा आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 और cos 90 की वैल्यू भी 0 होती है। सो cos 90 इक्वल्स टू 0। हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। हमें इसमें cos से cos कैंसिल नहीं करना है, हमें तो ये इक्वल आ जाता है। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के, ये हमारे पास आ गया। सो हम इसमें अब पुट कर देंगे इसको। cos 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री। ये हमारा cos 45 डिग्री इसका आंसर होगा। और cos 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिया गया है A solid hemisphere is cut into two hemispheres. The ratio of the surface areas of the sphere of two hemispheres taken together. हमारे पास एक ये स्फेयर है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको हमें दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। इसके जो रेशो बताना है हमें इन टू हेमिस्फेयर का टुगेदर, और जो सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का उसका रेशो। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, वो होता है 4πr²। और जो इसका हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr²। सो दो हेमिस्फेयर है तो प्लस 3πr², जो कि हो गया 6πr²। सो इनका रेशो फाइंड करेंगे। रेशो होता है इनका 4πr² अपॉन 6πr²। ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कट गया। सो रेशो आ गया इनका 2/3। सो 2:3 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। हमें निकालना है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। सो मोड तो हमारा होता है मोस्ट रिपीटेड डेटा, और मीन होता है हमारा एवरेज। सो मीडियन में होता है हमारा मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। सो मीडियन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब एज इज 2 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है एक राइट सर्कुलर कोन की। ये एक हमारे पास क्यूब है, इसमें से हमारे पास हमने एक कट कर दिया जो कि है कोन। इसकी हाइट हमारे पास दी गई है, जो इसकी एजेस है 2 सेंटीमीटर। सो जो कोन की जो रेडियस होगी वो हमारे पास आएगी 1 सेंटीमीटर, और जो कोन की हमारे पास हाइट होगी, जो इसकी हाइट है वो ही इसकी एजेस भी है क्यूब
क्यूब की, तो हमारे पास इसकी हाइट आ गई है 2 सेंटीमीटर्स। सो अब हमें इसका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो कि होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करनी है, सो वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1/3 इंटू पाई, और r स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और h की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। सो 2/3 पाई हमारा आंसर आ गया है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया है 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस 2, 3 और 5 इज। 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है और जो इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ सम की, अब इनका हम वो बनाते हैं। देखो 2 डाइस रोल करेंगे तो इसके वो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। चलो इसका 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया है। सो जो इवेंट है हमारे पास वो है सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डाइस आर 3 4 and 5। सो 2 डाइस हमने रोल करे हैं, उनके सम ऑफ नंबर्स ये यहाँ से 2 3 and 5। तो इसमें देखते हैं कितने नंबर का सम 2 3 या 5 आ रहा है। 1 and 1 2 आ रहा है, 1 and 2 3, और क्या कहता है हमारे पास 3 and 1 4। अच्छा 2 सॉरी 2 3 and 5 ये नहीं होएगा। 4,5 ये होता है 4,1 जो कि 5 हो गया। अब उसके बाद 2,3 ये भी 5 होता है, एंड 3,2 ये भी 5 होता है, एंड 4,1 ये भी 5 होगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? नंबर ऑफ आउटकम्स ये 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारे अच्छा 1 2 2 और 1 भी तो होगा, ये भी 3 होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स 7 आ चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है 36। ये हमारे पास 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, और जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम है वो है 7। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/36, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0 देन द अदर एंड इज एट। तो हमें इसमें एक सर्कल दिया गया हुआ है
हमें इसमें दिया हुआ है एक सर्कल, उसका हमें एक सर्कल दिया गया है, इसके हमें एक डायमीटर की एक एंड बता रखा है जो कि है 6,0, इसको ए मान लेते हैं। इसका सेंटर के पॉइंट्स दिए गए हमें जो है 2,0, और जो इसका बी दूसरा एंड है वो हमें फाइंड करना है। इसको लिख लेते हैं हम x, y। हमें इसका दूसरा एंड फाइंड करना है। सो अगर हम इस सर्कल को हटा दें तो हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बचेगी जिसके हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं और वन एंड दे रखा है। सो अगर हमें मिड पॉइंट और वन एंड दे रखा है और दूसरे एंड के पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि होता है बाय यूजिंग मिड पॉइंट, हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं इनकी। सो y की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 दिख रही है, इधर भी 0 है, तो y1 भी 0 है, y2 भी 0 है। 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस y2 अपॉन 2 इसको 2। सो ये y इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि टू उधर जाएगा तो 0 होगा और 0 माइनस 0 0 ही होता है। अब फाइंड करते हैं x की वैल्यू। x इज इक्वल्स, हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी हुई है, 2 रखेंगे, और x1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस x2 अपॉन 2। सो x2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6, सो x2 हमारे पास आ गया 6। x की वैल्यू हमारे पास दी गई है जो कि है 2, x1 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस x2 अपॉन 2। सो x2 प्लस 6 आ जाएगा 4, और x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। सो जो हमारे दूसरे एंड के पॉइंट्स है वो क्या क्या आ गए, b के जो पॉइंट्स आए हमारे पास वो आ गए -2, 0। ये हमारे पास b के पॉइंट्स आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें हमें दिया गया है इन दिस गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, दीज पेयर आर लीनियर। हमें बताया कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सो हमने 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे। पहला होता था इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें हम बताते थे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स नहीं होता था b1 अपॉन b2 के, और इसका क्या आता था, यूनिक सॉल्यूशन आता था, इसका यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होता था इसका ग्राफ। और जो हमने सेकंड पढ़ा था वो था पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस, इसमें होता था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके हमारे पास 9 सॉल्यूशंस होते थे, 9 सॉल्यूशन।
इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता था, और जो इसका ग्राफ होता था वो इनकंसिस्टेंट होता था, इनकंसिस्टेंट। और जो हमने तीसरा पेयर पढ़ा था वो था कोइंसिडेंट लाइन। ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक कोड लाइन लाई कर रही है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें होता था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें होता था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। So A1/A2 equals to B1/B2 is not equal to C1/C2। सॉरी, इसमें आएगा equals to C1/C2। तो जो ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जो इसका ग्राफ होगा वो होगा, इसका ग्राफ कंसिस्टेंट होता है। इसका ग्राफ कंसिस्टेंट होगा। तो जो हमें लाइन दिख रही है, अगर हम इन्हें फर्दर एक्सटेंड भी करते हैं, पहला होता है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। जो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। अगर हम इन्हें फर्दर एक्सटेंड करके देखते हैं तो ये इधर जाके ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके टच हो रही है, मीट हो रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमने अभी पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट ग्राफ होता है। सो अब बस तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, और ये दोनों लाइन कहीं पे भी कोइंसिडेंस नहीं कर रही है एक दूसरे के ऊपर। अब थर्ड आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होने के लिए लाइन पैरेलल होनी चाहिए, पर ये एक टाइम पे जाकर जरूर किसी ना किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद आता है इनकंसिस्टेंट कैन बी मेड बाय फर्दर एक्सटेंडेड लाइन। ये कह रहा है कि अगर हम लाइन को फर्दर एक्सटेंड करें तो ये इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अगर इस लाइन को हमने फर्दर एक्सटेंड भी करा तो भी ये पैरेलल हो रहा है, और पैरेलल अगर लाइन्स है तो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगी, वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। अगर हम इन्हें फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने इन्हें आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया है, तो ये जाके इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे, कहीं पैरेलल नहीं। अगर ये पैरेलल होती तो इनकंसिस्टेंट हो सकता था, बट ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होगी। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। 19 में दिया गया है कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। ये जो टेंजेंट है ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है, टच कर रही है सर्कल पे, तो ये दोनों बता रहे हैं कि पैरेलल होगी या नहीं। जो ये असर्शन इसका है। सो अगर हम देखें तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो ये है ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों लाइन आपस में, इसे लिख लेते हैं इसे ए लिख लेते हैं BCD। सो AB पैरेलल टू CD। अगर हम देखें तो AB पैरेलल होगा CD के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन दोनों के इक्वल है। इसकी वजह से इसका रीज़न दिया गया है डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। जो डायमीटर है सर्कल का वो लॉन्गेस्ट कोड है। हाँ, जो डायमीटर होता है, अगर हम लाइन बनाएंगे, बाकी के बनाएंगे, कोड बनाएंगे, अगर सर्कल में जो दो पॉइंट को मीट करती है सर्कल में, उसे कोड कहते हैं। तो डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, पर ये कहीं भी इसका रीज़न नहीं है। तो जो इसका आंसर होएगा वो हो जाएगा
Option number B, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation for assertion A. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है हमें सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि है 7x + 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें 8x + 7y = 15, और हमें इन्हें सॉल्व करने के बाद वेरीफाई भी करना है अपना आंसर। तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना चाहता हूँ। बाकी मेथड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता है अगर किसी को करना है, बट इसमें एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये माइनस है 7x - 2y, इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड सब लिखते हैं इसमें बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जो माइनस अपोजिट सिंबल होंगे मैं उन्हें ही ज़्यादा क्रॉस आउट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले में 7 से, और सेकंड इक्वेशन में करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 49x - 14y = 35। उसके बाद आता है 16x + 14y = 30। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में देखते क्या आता है। यह हो जाएगा 65x, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में 14 0 बचेगा = 65, so x = 1। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब हम इस x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो x की वैल्यू आ गई अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो हमारी ये थी 7 × 1 - 2y = 5, so -2y = 5 - 7, 2y = -2y - 2, so y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 गया। so जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई, और जो x की वैल्यू है वो भी 1 आ गई। अब इनको वेरीफाई करके देखना है हमें। verify the equation by putting value of x and y in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में अब हमें x और y की वैल्यू पुट करके देखनी है। सो x की भी वैल्यू 1 थी और y की भी वैल्यू 1 थी, तो 7 × 1 - 2 × 1 = 5, 7 - 2 = 5, 5 = 5। सो हमारे पास RHS = LHS आ गया। सो हमने वेरीफाई भी कर लिया, दोनों हमारे x और y की वैल्यू सही आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ पैक ऑफ 22 प्लेइंग कार्ड 1 कार्ड इज लॉस्ट। 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। रिमेनिंग कार्ड में से एक हमने रैंडम कार्ड निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने कार्ड निकाला है वो क्वीन है हार्ट की। इफ़ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, अगर जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो एक ब्लैक कार्ड है। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जानबूझ के हमें दिया गया ताकि हम कंफ्यूज हो सके। एक कार्ड लॉस्ट हो गया, हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि जो क्वीन थी वो हमारी हार्ट ही क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। चलो करते हैं। सो अब पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ
रिमेनिंग कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे 52 माइनस 1 इक्वल्स टू 51। अब आता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ई इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, क्योंकि क्वीन तो एक ही है, और जो ई को लिख देंगे हम इक्वल्स टू क्वीन ऑफ हार्ट। सो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं, पी ई, इसका फॉर्मूला लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 आया था और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 51 था। सो 1/51 ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें दे रखा है 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो इनकी वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। अब हम इन्हीं में वैल्यू पुट कर देंगे बस। 2√2 इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये मल्टीप्लाई था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब sin 30 की वैल्यू रखेंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसके बाद प्लस 2√3 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सॉल्व करते हैं। 2 से 2 गया एंड इस वाले 2 से ये 2 गया। सो 1 प्लस इस 2 से ये गया और ये आ गया 3। 1 + 3 इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट भी करते हैं। बी पार्ट में दिया गया है, यहाँ से इसका बी पार्ट करते हैं। सो ए की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री, बी की वैल्यू हमें दी गई है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है, हमें वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी प्लस cos ए साइन बी। सो हमें cos ए साइन की वैल्यू इसमें पुट करके, जो हमें ए की वैल्यू दी गई है और जो हमें बी की वैल्यू दी गई है, हमें इसमें पुट करके और वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। सो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ चुकी है। अब पहले जो हमें इन्हें इसे भी सोल्व कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले अलग से। साइन 60 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है √3/2,
और साइन 90 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो है 1। कोस 60 की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2 एंड साइन 30 जो है वो हमारे पास होता है 1/2। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है हमें। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू 1/2। अब इन्हें सोल्व करते हैं। 1 = √3/4 प्लस 1/4 हो गया। अरे कोस 30 की वैल्यू तो हमने लिखी ही नहीं। कोस 30 होता है हमारा √3/2 से √3/2 होगा। तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 3/4। सो 1 = 4/4, 1 = 1। सो इसमें भी हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। सो हमने वेरीफाई कर लिया कि इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें दिया गया था ये इसके इक्वल आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिया गया है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमें फिगर दी गई ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल जो है BD बाइसेक्ट B एंड D। ये एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ डेट हमें प्रूफ करना है। पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में ट्रायंगल ABD, तो पहले से लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है इसमें गिवन है हमें ट्रायंगल ABD पहले हम इसमें लिखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और जो इसमें हमें दिया गया है कि अगर ये से बाइसेक्ट करेगा एंगल को तो एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा। सो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल ABD, एंगल ABD नहीं एंगल ABD ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा एंगल CBD के। ये इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और जो हमें दूसरा दिया गया वो दिया गया एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CDB। ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सो अब लिखते हैं आगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है। पहले हमें करना है एंगल जो ट्रायंगल है इसमें ABD वो सिमिलर है एंगल ट्रायंगल के मतलब CBD के। अब लिखते हैं इसमें प्रूफ। ये सारे हमें स्टेप्स क्वेश्चन में करने पड़ेंगे। अगर हमने एक भी स्टेप छोड़ा तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हमने टू प्रूव लिखना यहाँ पे छोड़ दिया तो हमें उसका भी आधा या 1 मार्क्स कट हो सकता है हमारा। सो ये लिखना भी एग्जाम में ज़रूरी है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD हमें क्या क्या दिया गया है। एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBD के जो कि हमारे पास गिवन है। और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CDB के ये भी हमारे पास गिवन है। सो देयरफॉर
triangle ABD similar to triangle ADB by एंगल क्राइटेरिया। बाय एंगल क्राइटेरिया लगा के हमने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब इसका ही बी पार्ट जो था हमारे पास वो था, इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें दे रखा था कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD हमें इसमें AB को BC के इक्वल दिखाना है। AB और BC ये दोनों साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है। सो हम ये कैसे करेंगे देखते हैं। एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD के, ये हमें पहले से ही गिवन है इसमें। उसके बाद आता है BD इक्वल्स टू BD, जो हमारी कॉमन साइड थी ये BD थी, ये हमने लिख ली है, हमारी कॉमन साइड है, ये हमारी कॉमन साइड है। उसके बाद आता है एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CDP, ये भी हमें गिवन है। So therefore triangle ADB is congruent to triangle CBD के। हमने इस congruent प्रूव कर दिया किसके बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे, बाय साइड एंगल। So therefore AB इक्वल्स टू BC। सो हम AB को BC के इक्वल कह सकते हैं बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बेस पे। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। और ये रियल नंबर में से ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे पेपर में। सो अब हम इसे सोल्व करने के और भी मेथड होते हैं, पर हम इसे सोल्व करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अब करते हैं। लेट 5 - 2 √3 बी अ रेशनल नंबर। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं तो हमें पहले अपना कुछ असम्पशन लेना होता है, फिर हम आगे चल के देखते हैं कि हमारा असम्पशन तो रॉन्ग हो गया और उसकी वजह से ही हमने रॉन्ग असम्पशन लिया था, इसकी वजह से हमारा जो ये है ये रेशनल प्रूफ हो जाता है। देखते हैं आगे। 5 - 2 √3 इक्वल्स टू P/Q where P and Q are कोप्राइम। मतलब P और Q के 1 से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं -2 √3, 5 को हमने उस साइड भेजा, इक्वल्स टू P/Q -5। इसे आगे फर्दर सोल्व करते हैं। 2 √3 इक्वल्स टू P - 5Q/Q, ये हमारा आ गया। उसके बाद करते हैं √3 इक्वल्स टू P - 5Q - 2Q, जो कि हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि P एंड Q इंटीजर है और कोप्राइम भी है। सो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। बट वी नो डेट √3 is irrational number।
जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है, और कभी भी एक इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होगा वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। सो सिंस above equation is not possible, hence this contradiction arise because of our wrong assumption hence 5 minus 2 under √3 is an irrational number। सो इसकी वजह से ही 5 minus 2 under √3 एक इरेशनल नंबर होगा। अब उसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा था मैं, शो डेट द नंबर ये इज अ कंपोजिट नंबर। हमें एक नंबर दिया गया है और उसे हमें दिखाना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सो इसे हटा देते हैं। अगर किसी को देखना तो स्लाइड वीडियो पीछे करके देख लेना, मिल जाएगा। अब देखते हैं ये, हमने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी जिसमें हमें बताया गया था कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी थी। इसमें हमें बताया गया था जो कंपोजिट नंबर है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के। जो कंपोजिट नंबर होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के। सो हमें दिया क्या गया है, 5 × 11 × 17 + 3 × 11। सो हम इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 इस साइड भी, इस साइड भी 11 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। सो हम बचा 5 × 17 + 3। 11 बाहर ही है। 5 × 17 85 होता है। 85 + 3 88 आ गया। 11 × 88 हो गया। सो अगर हम इसे आगे भी इसके फैक्टर करें 88 के, तो 11 × 8 होंगे। 11 × 2 × 2 ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 11² × 2 की क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख दिया, 2 की क्यूब, ये हमें मिल गया। और सो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। इसमें लिखेंगे सिंस इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर hence this number is a composite number। जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेक्शन 3 का। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सारे। अब देखते हैं 26 का ए पार्ट। ये हमारा 26 क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट। Find the ratio in which the point 8/5, y divides the line segment and joining the point 1, 2 and 2, 3. Also find the value of y। हमें इसमें पॉइंट दिए गए हैं। फाइंड रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है। हमें पॉइंट्स दिए गए, मतलब हमें मिड पॉइंट दिया गया है 8/5, y
और हमें जो इसके एंड पॉइंट्स है वो दोनों पॉइंट भी दिए गए हैं। हमें बस रेशियो फाइंड करना है कि ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। सो पहले एक लाइन बना लेते हैं। ये एक लाइन है, हमें इसमें दिया क्या क्या गया ये लिख लेते हैं। 1,2 और इसमें हमें दिया गया है 2,3। ये हो गया M1, ये हो गया M2। ये हमें मिड पॉइंट जो दिया गया है वो है P, इसका 8/5 भाई हमें P का एक मिड पॉइंट दिया गया है, दूसरा मिड पॉइंट P नहीं दिया गया। अब हम इसमें पहले लिखते हैं लेट द पॉइंट P 8/5, divides the line segment in the ratio M1:M2। हमने लिखा है कि ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये लाइन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, जो कि रेशियो है उनका M1:M2। इन दो रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद करते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम इसमें, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है पहले तो ये लिख लेते हैं। x = M1x2 प्लस M2x1/M1 प्लस M2। और ऐसे ही y में होता है y = M1y2 प्लस M2y1/M1 प्लस M2। ये हमने इसका सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया। अब बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसकी क्या थी 8/5 = M1 लिखेंगे, x2 हमारे पास था, ये x1 है, ये x2 है। x2 हमारे पास 2 था, 2 प्लस में M2 तो हमें पता ही नहीं है, और जो x1 है वो हमारे पास 1 है, अपॉन में M1 प्लस M2। ये हमें फाइंड ही करना है। सो अब इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 8 इधर आ गया, M1 प्लस M2 इधर, और ये इस साइड चल जाएगा। फाइव 2M1 प्लस M2। सो अभी क्या आ गया 8M1 प्लस 8M2 = 10M1 प्लस 5M2। 8M1 इसे इधर ले आएंगे माइनस में, माइनस के 10M1 और 5M2 माइनस के 8M2। सो माइनस के 2M1 = 5M2। सो जो M1/M2 हमारे पास आया, M1/M2 वो आ गया हमारे पास 3:2, क्योंकि माइनस से तुम हमारे यहाँ पे ये था, यहाँ पे 3 बचा, माइनस का माइनस से माइनस कट गया। सो हमारा M1/M2 जो आया वो आया 3/2। सो जो रेशो आ गए M1:M2 वो हमारे पास आया 3:2। और हमें ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने थे। सो अब चलो y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। y = M1 की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है ही, और M2 की वैल्यू 2 आ गई, और y1 की हमारे पास वैल्यू 2 है, अपॉन में M1/M2 3 + 2 लिख लेंगे। सो y = 9 + 4/5 = 13/5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13/5।
अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट था ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, ये मिड पॉइंट साइड है ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली, सो दैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखते हैं हमें इसे कैसे करना है। पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, तो ज़्यादा छोटा हो गया। ये हमारे एक रेक्टेंगल बन गया। अरे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके हमें ये मिड पॉइंट्स दिए गए ऐसे। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी कुछ ऐसी फिगर बन रही है। इसमें हमें जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें उनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो जो ए जो है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास थी -1, -1, बी की हमारे पास थी -1, -6, जो सी की थी वो हमारे पास थी 3, 6, और जो डी की थी वो हमारे पास थी 3, -1। इनको नेम कर देते हैं पी क्यू आर एंड एस। सो हमने पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट्स भी लिख लिए इसके ऊपर। तो अब आगे करते हैं। सिंस पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, then coordinates of point P, coordinates of point P। अगर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो कैसे निकालेंगे? ये इसका मिड पॉइंट है और हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के भी बी के भी पता है, और हमें अब इसके मिड पॉइंट निकालना है तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसमें यूज़ करते हो फॉर्मूला। सो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। करते आगे, -1, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी -1 है, ये हो गया अपॉन में 2। और जो y वाला है उसकी है -1 और y2 की वैल्यू है -6, तो ये +6 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब उसके बाद y इक्वल्स टू आता है -2/2 और y का आता है 5/2। सो x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये जो है x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 5/2। अब उसके बाद ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड करेंगे। एक लाइन में आगे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होंगे ऐसे, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले तो ऐसे, ये इसका x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया बस, -1 + 3/2 और y की वैल्यू आ गई 6 + 6/2। सो x इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 3 + 3 -1 2 आ गया, 2/2 1 होता है, और y इज इक्वल टू 12/2 जो कि 6 हो गया। अब ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ r फाइंड करते हैं। आर ए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? आर बी मिड पॉइंट है, ये इसका x1, ये x2, ये y1, ये y2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 3 + 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 + 6/2। x की वैल्यू आ गई 6/2 3 और y की वैल्यू आ गई 5/2 इज इक्वल टू 5/2।
अब जो लास्ट बचा हमारा वो है एक्स कह रहा हूँ, मतलब सॉरी, एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल टू होता है 3 - 1/2, क्योंकि ये 3 है और ये 1 है और ये 1 और 1 है, इसके दोनों एक्स और वाई निकाल लिया हमने। और वाई की वैल्यू होती है -1 - 1/2, एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू -1। सो हमें इस क्वेश्चन में पूरा दिया गया था, हमें दिया गया था शो दैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। सो हमें दिखाना था कि जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसको हम निकालते आ गए, ये मिड पॉइंट आ गए इसके। इसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने। अब उसके बाद इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे और इस वाली लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे, 3, क्या था यहाँ पे, आ रहे कोऑर्डिनेट्स 3, 5/2। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे -1/5/2, -1/5/2। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे 1,6, 1,6। और जो ऐसे कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ऐसे कोऑर्डिनेट्स ये है 1, -2। सो अब हमारे अगर दिखाना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, तो हमें इसके मिड पॉइंट निकालने होंगे। अगर पी आर और एस क्यू के मिड पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। चलो इसके मिड पॉइंट्स निकालते हैं, यहाँ पे करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एस क्यू पॉइंट O. So x is equal to 1 + 1/2 and y equals to -1 + 6/2। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 5/2। अब उसके बाद बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर की। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी एंड आर। So x इक्वल टू 1 होता है और y इक्वल्स टू 5/2 होगा। इन दोनों को निकाल के भी सेम ही आ रहा है, तो अब लिखते हैं उसके बाद में, सिंस मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल PQ and RS are equal, then diagonal bisects each other। अगर इसके जो डायगोनल है उनके मिड पॉइंट इक्वल होंगे तो ये डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमें क्या दिया गया है, 27 में दिया गया है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। एक वर्कशॉप में जो नंबर ऑफ टीचर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच पढ़ाते हैं उनके नंबर्स दिए गए हुए हमें। फाइंड द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated, all of them are of the same subject। अगर हमें नंबर ऑफ रूम फाइंड करने हैं जिसमें टीचर्स होंगे जो कि सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनके नंबर ऑफ रूम फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ रूम होंगे। सो अब करते हैं, पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से वो निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 48 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 3, 80 का हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 एंड 144 का होगा 2 की पावर 4 इंटू 3। अगर हम इनका HCF निकाल ले, HCF आएगा हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो इनका HCF आएगा वो आएगा 2 की पावर 4, क्योंकि यही इनमें कॉमन है। तो 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 आ गया हमारा। So hence there are 16 teachers in each room। सो हर एक रूम में 16 टीचर होंगे, तो अब हमें नंबर ऑफ रूम फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रूम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ रूम फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन टीचर इन ईच रूम फाइंड करने पड़ेंगे। टीचर इन ईच रूम, जो कि है 48 प्लस 80 प्लस 144 अपॉन में टीचर इन ईच रूम आ जाएगा, वो है 16। तो 272 इनका सम करके आएगा 272 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइड करेंगे 16 16 और 16 7 बार जाएगा। सो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे therefore 17 rooms are required। 17 रूम हमें रिक्वायर होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 28। ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी, प्रूफ वाले क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर या 4 नंबर में ज़रूर आते हैं। एक प्रूफ का क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है हर साल। सो हमें दिया क्या गया, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब हम इसकी पहले LHS साइड को सॉल्व करके साइन कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका दूसरे भी मेथड है RHS से भी कर सकते हैं, पर हम LHS में साइन कोस में कन्वर्ट करके इनको tan को उससे सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसे साइन कोस में चेंज कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को उसमें चेंज करेंगे कोस अपॉन साइन में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे। पहले तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आ गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सेम ऐसे ही इसमें होगा। तो मल्टीप्लाई कर, सो हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले की ऊपर, नीचे वाले की नीचे करेंगे। तो आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे से,
तो ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही, और नीचे साइन थीटा, इसमें माइनस कॉमन लिया है हमने तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों टर्म तो नीचे वाली तो सेम ही है, तो ऐसे ही रहेगी, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब ये सेम रहेगी। ऊपर वाले टर्म में साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये आ गया। अब हम इसे कैसे फर्दर सोल्व करने के लिए हमें इसमें जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो पुट करना पड़ेगा, और ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो अब इसमें लगाते हो फॉर्मूला, इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा आ गया। उसके नीचे आता है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं इसमें से, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा पर कट गया, और जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हमें पता है 1 ही होता है, सो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इस 1 को और इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, इसे अलग करेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। इसकी जो ये इससे कट गया, और जो इसकी वैल्यू है हम ये तो 1 आ गया, और जो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा है उसे 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। सो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि है RHS के इक्वल। सो LHS इक्वल्स टू RHS हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 3 years ago Rashmi was thrice as old as Najma. 10 years later Rashmi was twice as old as Najma. How old are Rashmi and Najma now? So पहले हम लेते हैं let the present age of Rashmi and Nazma be x and y, x and y respectively। ये आ गया। सो अब देखते हैं, इन्होंने बोला 3 years ago, 3 साल पहले, रश्मि was thrice old as नाजमा। 3 years ago जो रश्मि की एज थी, रश्मि की एज में से 3 माइनस कर लेते हैं, और नाजमा की एज में से भी 3 माइनस कर लेते हैं, 5 - 3 हो जाएगा नाजमा की एज। सो 3 साल पहले जो रश्मि थी वो थी नाजमा के। सो R इक्वल्स टू 3n हो गया। सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y माइनस 3। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन हमारी। इसे आगे सोल्व करके लिख लेते हैं, वैसे पहली इक्वेशन नहीं, x प्लस 3 इक्वल टू 3y माइनस 3 माइनस 9 हो गई। लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया इक्वल्स टू, ये उधर गया माइनस के 12। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन में दिया है 10 years later रश्मि was twice old as नाजमा। 10 years later
जो रश्मि की एज होगी वो होगी x प्लस 10 कह लो या 10 प्लस एक्स, और जो नाजमा की होगी वो होगी y प्लस 10, और रश्मि जो है वो ट्वाइस है नाजमा के, जो रश्मि इज टू 2n। So x plus 10 equals to 2 y plus 10, x plus 10 equals to 2y plus 10 20, x minus 2y equals to, ये आ गया हमारे पास 10। ये हमारे पास की सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू -12 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गया हमारा, ये तो x कट गया, और ये आ गया माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के 22, और y आ गया 22। सो हमारे पास एज आ चुकी है नाजमा की परसेंटेज है 22, और हमें निकालनी है रश्मि की एज। तो हम इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे। जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी उसमें हम नाजमा की एज रख देंगे। पुटिंग y इक्वल्स टू 22 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू रख देंगे। सो y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आ गया x। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, सेकंड इजी है ज़्यादा। माइनस के 44 इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 54। सो नाउ द percentage of Nazma is 22 and present age of Rashmi is 54। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो सैम्पल पेपर के सेक्शन डी और सेक्शन ई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा।